हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 पर फोकस करेंगे। चैप्टर 2 नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि बल के बारे में, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, और न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी हर साल देखने को मिले हैं आपके, चाहे से कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो तो सभी में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फोर्स क्या होता है। और इस चैप्टर से पहले हम मोशन कंप्लीट कर चुके थे, तो मोशन की वीडियोस भी ज़रूर से देख लेना। 3 लेक्चर्स होंगे उसके टोटल, तो उनको चेकआउट कर लेना, प्लेसिट में मिल जाएगा आपको। नाउ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी फोर्स यानी कि बल के बारे में बात करी जाएगी तो यहाँ पे 2 शब्द आएंगे, एक है पुश और दूसरा है पुल। पुल मतलब अपनी तरफ को आप किसी चीज़ को खींचोगे, और पुश मतलब किसी चीज़ को आप धक्का दोगे। पुश, ठीक है, बाहर को धक्का देना, ठीक है, अपनी बॉडी से ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का देना किसी भी चीज़ को। क्यों दोगे धक्का या क्यों किसी चीज़ को खींचोगे? ताकि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज कर सकें। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन को चेंज करना है तो या तो उसको हम धक्का मारेंगे या तो अपनी तरफ खींचेंगे। और ये जो पुश और पुल की प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम फोर्स बोलते हैं। तो जब धक्का मारेंगे या फिर अपनी तरफ चीज़ को खींचेंगे तो उसको हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि जो रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, उसको हमने मोशन में ले आए। ठीक है, तो रेस्ट से हम मोशन में ले आए उस पर्टिकुलर बॉडी को इन सर्टेन डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ आप खींच रहे हो तो अपनी तरफ खींचोगे, और अगर किसी चीज़ को धक्का मार रहे हो तो आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो डायरेक्शन विल बी देयर। जो फोर्स होती है, अगर इसको अब साइंटिफिकली हम एक्सप्लेन करें तो फोर्स हमारे पास आती है मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और मास को हमने देखा था इट वाज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, उसके लिए एक बार पिछला वीडियो ज़रूर से देख लेना। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ जाता है ma के बराबर। अब अगर यूनिट निकालनी है यहाँ से फोर्स की तो वो भी निकल जाएगी। जैसे मास की यूनिट आएगी हमारे पास किलोग्राम्स, और वहीं पे एक्सेलरेशन की थी हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी यूनिट्स को, तो मेरे पास फोर्स की यूनिट आ जाएगी। जैसे फोर्स को बोला हमने ma के बराबर मास और एक्सेलरेशन, तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स की यूनिट आ जाएगी। और इसी किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोल देते हैं। तो फोर्स की जो एक्चुअल में यूनिट आ जाएगी हमारे पास, वो क्या आ जाएगी? दैट इज़ योर न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। तो इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ पे? दैट इज़ न्यूटन। इनके बारे में आप ध्यान रखोगे। और अगर मास और एक्सेलरेशन की टर्म्स में देखोगे तो मास की थी किलोग्राम और दूसरी आपकी एक्सेलरेशन की थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे बल के बारे में था। अब 2 तरह का बल होता है, 2 तरह की बैलेंस फोर्सेस होती हैं, 2 तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होती है आपकी बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस नाम से ही पता लग रहा है कि, मान लो एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं इसको। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, एक तरफ कोई पर्सन A है, एक तरफ कोई पर्सन B है। लेट्स से इस तरफ राजू है और इस तरफ संजू है। राजू और संजू दोनों ही इस बॉक्स को धक्का मारना चाहते हैं। तो जो राजू है वो दूसरी तरफ को धक्का मारना चाहता है, यानी कि संजू की तरफ को, और संजू चाहता है कि मैं राजू की तरफ धक्का मारूं इस बॉक्स को। तो राजू ने जब धक्का मारा तो इसने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की। वहीं जब संजू ने धक्का मारा राजू की तरफ को तो उसने भी कितने की लगा दी? 10 न्यूटन की। तो जब दोनों ही तरफ से फोर्स जो है वो बराबर है, तो क्या ये बॉक्स हिल पाएगा अपनी जगह पे? नो। तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, जहाँ पे इस बॉक्स को रखा हुआ है ये वहीं पे रह जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। मतलब बिल्कुल बैलेंस में है, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन से सेम फोर्स आ रही है। और वहीं पे अगर दोबारा से इसी बॉक्स को हम ले लेते हैं और दूसरी तरफ फिर से राजू है और एक तरफ दोबारा से संजू है। अब क्या हुआ? राजू ने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, पर संजू ने अब फोर्स लगा दी 20 न्यूटन की। मतलब ज़्यादा ज़ोर से किसने धक्का दिया? संजू ने। तो संजू ने जब 20 न्यूटन की फोर्स लगाई इस तरफ को, राजू की तरफ को, और राजू ने संजू की तरफ को 10 न्यूटन की। तो अब देखो 20 - 10 कितना आ गया? 10 न्यूटन का गैप आ गया। 10 न्यूटन कौन एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है? संजू लगा रहा है। तो ये बॉक्स ऑब्वियसली अब रेस्ट पे ना रह के दूसरी तरफ को चला जाएगा, यानी कि राजू की साइड को चला जाएगा। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स की ही वजह से चीज़ें रेस्ट से मोशन में आती हैं, या उन चीज़ों का हम
पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो बैलेंस फोर्स जो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, तो दोनों तरफ से 10-10 न्यूटन देखी हमने, ठीक है, तो बराबर थी जब दोनों ही डायरेक्शन से फोर्स, तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी जगह पे रह जाएगा। वहीं पे अनबैलेंस फोर्स के केस में हमने क्या देखा, एक तरफ से 10 न्यूटन की आई, दूसरी तरफ से 20 न्यूटन, तो जिस तरफ से ज़्यादा जोर का फोर्स आएगा, बल आएगा, उस तरफ से ऑब्जेक्ट जो है वो हिलना शुरू कर देगा। और जो अनबैलेंस फोर्स होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। अनबैलेंस फोर्स की ही वजह से कोई चीज़ मोशन में आ रही है। बैलेंस फोर्स अगर देखोगे तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो था जिस मोशन में है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म में ही रहेगा, बैलेंस ही रहेगा। पर दूसरी जो पोजीशन बनेगी यहाँ पे दैट इज़ रेस्ट पे ही रहेगा। पर अनबैलेंस फोर्स से मान लो कोई चीज़ थी वो यूनिफॉर्म मोशन में थी, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, आपने एक्सेलरेशन के ऊपर और ज़्यादा पैर प्रेस किया तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन अगर चेंज करना है आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए चाहिए होती है अपने को अनबैलेंस फोर्स। तो संतुलित बल या फिर असंतुलित बल भी इसको बोल देते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बैलेंस फोर्सेस के, क्या क्या एग्जाम्पल्स इसके अंडर आ सकते हैं। कोई चीज़ है वो मूव नहीं कर रही, मतलब रेस्ट पे है, या फिर मूव कर रही है पर फिक्स स्पीड पे कर रही है। लेट्स से 25 मीटर पर सेकंड कर रही थी मूव, इन 5 सेकंड उतनी ही स्पीड से मूव करे जा रही है। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों ही बैलेंस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो वो पानी के हिसाब से फ्लो करे जा रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। टग ऑफ वॉर वो रस्साकसी का खेल होता है ना, यहाँ पे एक रिबन सा लगा दिया होता है और यहाँ पे एक लाइन होती है, तो दोनों ही तरफ से अगर इधर से भी 10 न्यूटन जोर लगा के खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इधर भी 10 न्यूटन लगा के पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो दोनों ही तरफ से बराबर है। ये जो रिबन वाला पॉइंट होगा ये लाइन के ही ऊपर रह जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी साइड जो है वो जीतेगी नहीं, तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं कि बैलेंस फोर्स जो है अप्लाई हो रही है। हैंड स्टैंड कर रहा है कोई, हैंड स्टैंड मतलब अपने हाथों पे पूरा ऊपर बॉडी का वेट उठाए हुए है, तो अगर उठा पा रहा है, मतलब बैलेंस उसके अंदर इतनी टेंडेंसी है, तो वहाँ पे भी क्या लग रहा है, अर्थ उसकी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लगा रही है और वो बॉडी अर्थ के ऊपर बैलेंस फोर्स लगा रही है। और कोई पर्सन अगर स्टैंडिंग है, चुपचाप खड़ा हुआ है एक जगह पे, तो बैलेंस फोर्स है अर्थ ने उस बॉडी पे लगाई हुई है और बॉडी ने अर्थ के ऊपर लगाई है। या फिर आराम से बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, तो उस केस में भी बैलेंस फोर्स ही रहेगी। अब आपने बहुत सारी पिक्चर्स दीवारों के ऊपर लगाई होती हैं, तो वो पिक्चर जो होती है वो वॉल के ऊपर बैलेंस फोर्स लगाती है और वॉल उस पिक्चर के ऊपर बैलेंस फोर्स लगाती है, तभी तो दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। जैकेट को आपने हैंग कर दिया कोट हुक के साथ, वो कोट हुक पे रहता है ना, अगर अनटिल और अनलेस ये ना हो कि कोट बहुत हैवी और हुक आपने ऐसे ही लगाई थी हल्की सी, तो वो टूट जाएगी। पर इन केस कोट हुक जो आपने लगाया होता है दीवारों के ऊपर, वो अपनी ही जगह पे रहता है, कोट अपनी ही जगह पे रहता है, वॉल जो है अपनी फोर्स लगा रही है, कोट अपनी फोर्स लगा रहा है, दोनों बैलेंस फोर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप बैलेंस में देख पा रहे हो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जाम्पल देख लो। अब रस्साकसी का ही केस देख लेते हैं। रस्साकसी के केस में क्या हुआ, एक टीम ने ज़ोर से खींच लिया अपनी तरफ, पुल कर लिया 20 न्यूटन से, जबकि दूसरा 10 न्यूटन से, पूरी की पूरी टीम इस तरफ को आ जाएगी ना, तो ये वाली टीम जो बी टीम है वो जीत जाएगी, जिसने ज़्यादा ज़ोर से खींचा था अपनी तरफ को। तो अब जब जो टीम जीतेगी, विन करेगी, उसकी तरफ को क्या देखेंगे हम, अनबैलेंस फोर्स देखेंगे। उसके अलावा वाटर के अंदर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, तो डूब रहा है, तो वहाँ पे भी अनबैलेंस फोर्स लग रही है। फ्लोट तो तभी कर पाएगा ना जब बराबर लग रही हैं फोर्सेस, पर अगर अनबैलेंस लग गई तो उस केस में वो चीज़ डूब जाती है। बच्चों का कोई ग्रुप है, टग ऑफ वॉर गेम में जीत गया। स्केटबोर्ड राइडिंग जो होती है वो भी किस वजह से होती है, अनबैलेंस फोर्स की वजह से। कोई फ्रूट है वो पेड़ से गिर जाता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स। मूविंग ट्रेन है जो थोड़ी देर के बाद स्लो डाउन हो रही है क्योंकि उसको आगे चल के रुकना है, तो वो भी क्या है, अनबैलेंस फोर्स। अब बहुत सारी टाइप्स की फोर्सेस होती हैं अपने पास, जैसे कि एक होती है फ्रिक्शन फोर्स। कोई भी गाड़ी है जब वो सड़क के ऊपर चलती है, तो आगे को चल रही है अगर बस, तो पीछे को एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से। अगर घर्षण ना हो तब तो बस किट्टी करती जाएगी। तो तभी तो आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जो टायर होते हैं वो भी कभी बिल्कुल प्लेन नहीं होते, थोड़े थोड़े गैप्स बने होते हैं, जो भी डैश लाइक शेप्स बनाई होती हैं, बीच में गैप होते हैं, ताकि यहाँ पे फ्रिक्शन बन सके। तो फ्रिक्शन जो होती है, घर्षण जो होता है, ये अच्छा भी होता है, ये बुरा भी होता है। अच्छा कैसे हुआ कि रोड पे मूव करने में हेल्प कर रहा है, और बुरा कैसे हुआ कि इससे टायर्स की वेयर एंड टियर हो जाती है, घिस जाते हैं मतलब टायर,
ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। उसके अलावा ग्रेविटी फोर्स भी होता है। कोई भी चीज़ हमेशा आप ऊपर फेंकोगे पर वो दोबारा से कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी, अनटिल और अनलेस आपने किसी चीज़ को एस्केप वेलोसिटी के साथ नहीं फेंका है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं फेंका है, तो फिर तो वो स्पेस में चली जाएगी ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अप्लाइड फोर्स, अब देखो इस आदमी ने इस ऑब्जेक्ट को धक्का मारा हुआ है आगे को, तो इसने फोर्स को अप्लाई किया है यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट फिर आगे को मूव कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग होता है आपके पास, इसको अगर आप ऊपर को खींचते हो तो ये लंबा हो जाएगा, छोड़ दोगे ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल साइज़ पे आ जाएगा, तो इस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, स्प्रिंग फोर्स। ड्रैग फोर्स कहाँ पे लगेगी, हमारे जो एयरप्लेन हैं, एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं हवा में उड़ रहे हैं, अब हवा में क्या है, डस्ट है और भी छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस एयरक्राफ्ट की मूवमेंट में हिंड्रेंस कॉज करने की ट्राई करेंगे। हिंड्रेंस मतलब इसमें रुकावट डालने की ट्राई करेंगे, पर एयरक्राफ्ट रुकता है क्या, आसमान में रुक गया तब तो गड़बड़ होगी, पर नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है कॉन्टिन्यूसली, दैट इज़ ड्रैग फोर्स, वो भी किस तरफ को, पीछे की डायरेक्शन को लग रही है। एक तो नॉर्मल फोर्स होती है, आप कोई ऑर्डर लेके आए अपना बाहर से, अमेजोन से आपका कोई ऑर्डर आया, आपने नॉर्मली उसको टेबल के ऊपर रख दिया, तो ऐसे थोड़ी होता, टेबल से खुद ही गिर जाता है, या टेबल पे रखा और टेबल टूटा पूरा का पूरा और ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, ऐसे नहीं होता ना, अनटिल और अनलेस उस ऑब्जेक्ट का भार ही इतना था कि टेबल टूट जाए प्लास्टिक वाला। तो नॉर्मल फोर्स मतलब आपने अपनी बुक्स रखी हुई हैं टेबल पे, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, गैस रखी है, जो मर्जी रखा है, तो वहाँ पे क्या लग रही है, नॉर्मल फोर्स। टेबल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट इस टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म जहाँ पे आ जाएगा, तो मैग्नेट का एग्जांपल देख लो, नॉर्थ टू साउथ। इलेक्ट्रिक फोर्स, जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करवाते हैं, करंट जब फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे जो फील्ड जनरेट हो रही है दैट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो उसके अंदर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या देखा कि कितने सारे टाइप्स की फोर्सेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बल के प्रकार थे, फ्रिक्शन वाली को बोला हमने घर्षण बल, ग्रेविटी वाले को बोला गुरुत्वाकर्षण, अप्लाइड वाले को लागू बल, और स्प्रिंग फोर्स को स्प्रिंग बल, खींचने की क्षमता ड्रैग फोर्स, सामान्य बल नॉर्मल फोर्स, चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये देखो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से है ये सब एग्जाम्पल्स। ग्रेविटी फोर्स, अगर कोई आदमी नीचे को गिर रहा है, अनटिल और अनलेस ये पैराशूट नहीं ओपन हो रहा तब तक ये नीचे की तरफ को जाएगा। अप्लाइड फोर्स हमने देख लिया, इवन पैराशूट एग्जाम्पल आता है आपके ड्रैग फोर्स का। स्प्रिंग फोर्स आ गया, मैग्नेटिक फोर्स। टग ऑफ वॉर में आप टेंशन फोर्स देखते हो, जब एक तरफ से टीम अपनी तरफ खींच रही होती है, दूसरी तरफ अपनी तरफ खींच रही होती है, तो जो बल दिखेगा आपको वो टेंशन फोर्स दिखेगा। बाइंड फोर्स आपको पैराशूट्स वगैरह में दिख जाएंगे। यहाँ पे अब कांटेक्ट फोर्स की टाइप्स बताई हुई हैं। कांटेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कांटेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट को जब धक्का मारना है तो उसको टच भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये आदमी और ये बॉक्स जो है आपस में टच कर पा रहे हैं, तो बॉक्स को जब भी पुश किया जाता है तो वहाँ पर कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट करती है। पुशिंग अ बॉक्स, बॉक्स को जब धक्का मार रहा है, अब जब बॉक्स आगे को मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे को लगेगी। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगती है। अगर मोशन इस तरफ को है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देखोगे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। नॉर्मल फोर्स कौन सी थी, अब देखो यहाँ पे बुक रखी हुई है, बुक टेबल पे है ना नॉर्मली रखी हुई, तो यहाँ तो फोर्स तो लगी नॉर्मल फोर्स, पर बुक का कॉन्टैक्ट किसके साथ आ रहा है, टेबल के साथ आ रहा है, तो इस वजह से बन गया ये कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क में है। और स्प्रिंग फोर्स अगर देखोगे तो वेट लगा दिया स्प्रिंग के साथ नीचे, ये देखो यहाँ पे वेट लगा दिया है स्प्रिंग के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब आपने वेट अटैच कर दिया है स्प्रिंग के साथ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ गया ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है आपका स्प्रिंग फोर्स भी। तो संपर्क बल में आपका घर्षण बल, सामान्य बल और तीसरा स्प्रिंग बल आ जाएगा। फिर हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि गैर संपर्क बल जो आता है, इसमें आता है मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स उठाना कभी और उनको ना एक दूसरे के पास पास रख देना, तो यहाँ पे एक आपको एनर्जी फील होगी, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, ऊर्जा फील होगी यहाँ पे। तो दैट इज़ बिकॉज क्योंकि जो मैग्नेट्स होते हैं इनके दोनों ऑपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ वाला साउथ को, साउथ वाला नॉर्थ को, ठीक है। और जो सिमिलर पोल्स को अगर आप आमने सामने रख दोगे तो सिमिलर यानी कि साउथ के सामने साउथ रख दिया तो दे विल रिपेल ईच अदर,
यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर रहा ना, पर फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही है बीच में, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और बोल रहे हैं उसको हम मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेट्स का एग्जाम्पल लिया। तो चुंबकीय बल जो होता है उस वो आ जाएगा आपके गैर संपर्क बल के अंडर। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखें, अब देखो बॉल को जब फेंका तो बॉल जो थी वो ऊपर की डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, पर स्टिल फोर्स एक फोर्स थी जो उस बॉल को अपनी तरफ खींच रही थी, हमेशा ही खींचेगी ना, यहाँ पहुँच रही है यहाँ पहुँच रही है, ग्रेविटी तो खींच रही है अपनी तरफ। तो यहाँ पे फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही है पर अपने को वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट नहीं होगा। और अगर कांटेक्ट नहीं है तो कैटेगरी आ गई नॉन कांटेक्ट फोर्स की, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसका एग्जाम्पल आ गया, नॉन कांटेक्ट का। थर्ड आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर देखोगे दो कंडक्टर्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें अट्रैक्ट तो करती हैं एक दूसरे को, पर हमें दिखाई नहीं देता उनके बीच में कनेक्शन। तो कनेक्शन ना दिखाई देने की वजह से एग्जाम्पल आ जाता है गैर संपर्क बल के अंडर। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, तो ये अभी देखा ना हमने कांटेक्ट फोर्स, दो ऑब्जेक्ट थे उनके बीच में कांटेक्ट था, पर दूसरी जो कैटेगरी देखी वो देखी हमने नॉन कांटेक्ट वाली। नॉन कांटेक्ट मतलब जहाँ पे फोर्स तो एग्जिस्ट कर रही है पर हमें दिखाई नहीं देगी। तो ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लाई कर रही है और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मासेस के, मतलब ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो भी बॉडी उसके ऊपर आ रही है, तो एक का मास कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम। दो ऑब्जेक्ट है ना, एक का मास हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल एम और जो बॉडी अटैच्ड है अर्थ के साथ उसका मास हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल एम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में एक चीज़ हमें क्लियर हुई कि जो फोर्स होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के मासेस के। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम इसलिए हमने लिया क्योंकि एक अलग फोर्स को, एक अलग मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल एम अलग बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में पहली चीज़ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम। उसके बाद बोला कि जो फोर्स होगी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो भी मास इन दोनों के बीच का, जो ये दोनों बॉडीज़ है ना, मान लो कैपिटल एम और स्मॉल एम, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे आ जाएगी एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इन दोनों मासिस का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इससे ओवरऑल जो हमारे पास फोर्स निकल के आएगी, अब वो कौन सी निकल के आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बार दोबारा से सुन लो, दो बॉडीज़ हैं कैपिटल एम और दूसरी है स्मॉल एम, दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा स्मॉल डी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल कैसी है, नॉन कांटेक्ट वाली, जो आपस में कांटेक्ट नहीं बनाते, नॉन कांटेक्ट फोर्स मिलेगी आपको। तो फोर्स जो होगी वो आपकी कैपिटल एम और स्मॉल एम और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के, इस तरह से निकलेगी। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन रिमूव करते हो तो आपके पास आ जाता है कैपिटल जी। तो कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम और अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास जी जो है दिस इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको क्या बोल देते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद रख लेना 6.673 इंटू 10⁻⁻21, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, सॉरी मैंने 21 बोल दिया, 10⁻⁻11 याद कर लो इसको अभी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि ये जो यूनिट आई इतनी लंबी चौड़ी, ये कैसे निकल के आई। ये जी की यूनिट दे रखी है तो इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या आया था, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर था। तो जब इसको निकालोगे आप तो ये आ गया था आपके कुछ इस तरह। अब मुझे जी निकालना है, जी निकालने के लिए डी यहाँ चला जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम नीचे आ जाएगा। तो जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो दोनों की यूनिट कैसी होगी, किलोग्राम्स होगी, तो हम किलोग्राम का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऊपर फोर्स की कितनी थी, न्यूटन थी। डिस्टेंस की क्या आनी थी यहाँ पे, तो डिस्टेंस की मीटर होती है तो मीटर स्क्वायर और अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। और जो एफ आ गया हमारे पास इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी स्क्वायर, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। तो दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जिसको आप बोलते हो। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की,
तो कोई भी चीज़ है ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ को आ रही है, दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अर्थ के साथ जो भी चीज़ें बाइंड अप हैं वो किसकी वजह से हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा जो मून है वो अर्थ के अराउंड कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, क्यों कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो मोशन है प्लैनेट का अराउंड द सन और टाइड ड्यू टू द मून, अब आपको पता होगा टाइड्स जो होते हैं ना समंदर के, वो किसकी रोटेशन पे डिपेंड करते हैं, मून एंड सन की। तो दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अभी हम ये सारी चीज़, पर ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल। सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट को रिवॉल्व कर रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हमें समझ में आते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, स्मॉल जी जिसको हम बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो जो एक्सेलरेशन होती है किसी भी बॉडी की जो वैक्यूम के अंदर होती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो अभी देख लेते हैं, जब भी कोई चीज़ बॉडी नीचे की तरफ को आ रही है तो उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन एक तरह की है, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन। कैपिटल जी की यूनिट क्या आई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। पर अब अगर ग्रेविटी की यूनिट आप देखोगे तो ये एक तरह की एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे गिर रही है दैट इज़ द स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी जो यूनिट ये एक तरह की क्या है, ये आपके पास एक्सेलरेशन ही है। तो g इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो अर्थ जो है हमारा वो जियोइड शेप का है, ठीक है। जियोइड का मतलब है कि पोल्स पे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही सर्कल है और साइड से भी बल्जिंग सी निकली हुई है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी शेप को रिप्रेजेंट करता है, जियोइड शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो परफेक्ट स्फेयर हम बोलें अगर ऐसे पूरा स्फेयर है तो ऐसा नहीं है हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर। और जो रेडियस है अर्थ की वो इंक्रीज़ करती है अगर हम इक्वेटर वाले रीजन में देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा लंबी होगी और पोल्स के कंपेयर में कम होगी। तो जो जी की वैल्यू होगी वो पोल्स पे ज़्यादा होगी, क्योंकि आगे तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कर गया ना इक्वेटर के केस में। तो पोल्स पे यू विल नोटिस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और अगर पूछ लिया जाए ग्रेविटी ज़ीरो कहाँ पे होती है, तो इट इज़ एट सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे ये पोल और इक्वेटर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। एक पॉइंट आएगा सेंटर में बिल्कुल, जहाँ पे आप देखोगे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो मैक्सिमम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रेडियस सबसे पहले कहाँ पे मिलेगी आपको सबसे ज़्यादा, इक्वेटर पे। और दूसरा जो ग्रेविटी की वैल्यू मिलेगी आपको सबसे ज़्यादा वो मिलेगी पोल्स पे। आपने पोल्स पे याद रखना है, क्योंकि रेडियस आपको याद रह जाएगा इक्वेटर का लंबा है, क्योंकि बल्जिंग है हमारी अर्थ की सरफेस। तो पोल्स के ऊपर क्या मिल जाएगा, दैट इज़ योर ग्रेविटी की वैल्यू सबसे हाईएस्ट। और सेंटर पे क्या मिलेगी आपको, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज़ ज़ीरो। तो ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में हमने देख लिया, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, जहाँ पे m मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर अर्थ का मास देखोगे तो 6 इंटू 10⁻24, कितनी सारी जीरोज लगी, किलोग्राम, इतना तो मास है अर्थ का। रेडियस अगर देखोगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये भी देख लो 6 जीरोस लग चुकी हैं आगे, तो इतनी जो है वो रेडियस आपको देखने को मिलेगी। एंड ग्रेविटी की अगर वैल्यू देखोगे तो वो रहेगी 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो वैल्यू रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, एज आई सेड, तो क्या लिखोगे इसको आप, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। अब देखेंगे फ्रिक्शन वाले पॉइंट से, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।